अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको मलेरिया की लाइफ साइकिल और उसका इंट्रोडक्शन और जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स थे वो बताए थे, उसी को कंटिन्यू करते हुए अब हम प्लाज्मोडियम की पैथोजेनेसिस एंड एपिडेमियोलॉजी देखेंगे और उसके बाद आगे जो भी चीज़ें हैं हम पूरा उसको बुक से कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। इसमें हमने क्या पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, मेजर जो उसकी पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं उसकी वजह जो है वो आरबीसी की डिस्ट्रक्शन होती है। कैसे, अब हम इसको समझते हैं। दो तरह से होती है ये आरबीसी की डिस्ट्रक्शन। एक, क्योंकि मैंने आपको साइकिल में बताया था कि जब मीरोजोइट रिलीज़ होते हैं तो रेड ब्लड सेल बर्स्ट होता है एंड अगेन फिर वो इन्फेक्ट करते हैं दूसरे रेड ब्लड सेल को, फिर ये साइकिल चलती रहती है कि फिर अगेन रेड ब्लड सेल बर्स्ट होता है। तो ये जो रेड ब्लड सेल बर्स्ट हो रहा होता है ड्यूरिंग द रिलीज ऑफ मीरोजोइट्स, उसमें जाहिर सी बात है आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं ना। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि स्प्लीन जो है वो अपना एक्शन दिखा रही होती है, क्योंकि हमें पता है कि स्प्लीन जो भी इन्फेक्टेड या जो कि नॉर्मल रेड ब्लड सेल नहीं होते उन्हें डिस्ट्रॉय कर रही होती है। जो भी रेड ब्लड सेल जो कि इन्फेक्टेड होते हैं और वो प्लाज्मोडियम या मीरोसाइट्स वगैरह जो भी कंटेन कर, तो उन रेड ब्लड सेल्स को पहले तो सिक्वेस्टर करती है और फिर वो उसकी लाइसिस करवाती है, जिसकी वजह से अगेन आरबीसीज आर बीइंग डिस्ट्रॉय। तभी हम आगे चल के देखेंगे क्लिनिकल फाइंडिंग में कि हमें मार्क्ड अनीमिया मिल रहा होता है मलेरिया के पेशेंट्स में। इसके अलावा स्प्लीन इनलार्ज मिलती है, मार्क्ड स्प्लीनोमेगैली मोस्टली, ठीक है। एंड कभी कभार हमें कुछ केसेस में हिपैटोमेगैली भी मिल सकता है, लेकिन स्प्लीनोमेगैली यूजुअली हमें मिलता है क्योंकि उसमें उसकी जो साइनोसॉइड्स हैं वो कंजेस्टेड हो जाएंगे इरेथ्रोसाइट से, और क्योंकि इन्फेक्टेड आरबीसीज हमें मिल रहे हैं ब्लड में तो लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस उनकी हाइपरप्लेजिया होगी। तो ये दोनों कंबाइनली इफेक्ट ये देते हैं कि देयर इज स्प्लीनोमेगैली। अब हम बात करते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। मलेरिया जब भी अगर फैल्सिपेरम की वजह से कॉज हो रहा है तो हमने ये बात डिस्कस कर चुकी कि मेजॉरिटी जो अब हमें फैल्सिपेरम के इन्फेक्शंस मिल रहे हैं मलेरिया के, वो क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट हो गया है और उसकी वजह से ये मोर सीवियर है, और अगर इसको हमने सही वक्त पे ट्रीट नहीं किया तो ये आगे चल के बहुत ज़्यादा सीवियर कॉम्प्लिकेशंस कॉज करता है, ठीक है। एक तो ये, दूसरी बात ये कि अगर फैल्सिपेरम का इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें जब भी स्मेयर देखेंगे तो हम देखेंगे कि बहुत सारे रेड ब्लड सेल इसमें इन्फेक्ट हो रहे होते हैं एज कम्पेयर टू अदर प्लाज्मोडियम स्पीशीज। क्यों? क्योंकि ये जो प्लाज्मोडियम है रेड ब्लड सेल ऑफ ऑल एजेस, यानी वो इमेच्योर हो, रेटिकुलोसाइड स्टेज में हो, वो मेच्योर रेड ब्लड सेल हो, रेड ब्लड सेल के जो भी स्टेजेस हैं सारे, ये हर स्टेज में रेड ब्लड सेल को इन्फेक्ट करेगा, यानी एक तरह से हमें हाई लेवल ऑफ पैरासाइटीमिया मिल रहा है। दूसरी बात, इसमें जो हमारी कैपिलरीज वो जो है इन्फेक्टेड जो रेड ब्लड सेल हैं उनके एग्रीगेट से ऑक्लूड हो जाती हैं। स्मॉल कैपिलरीज की ऑक्लूजन करवा देता है और फिर वहाँ पे हेमोरेज और नेक्रोसिस हो जाता है, और ये जो है पर्टिकुलरली हमें ब्रेन में मिल रहा होता है, ठीक है, ब्रेन में। तो ये एक बहुत ही इसकी सीवियर लेवल का और एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। यहाँ पे एक टर्म यूज़ होता है सेरिब्रल मलेरिया, यानी फैल्सिपेरम जो है वो सेरिब्रल मलेरिया कॉज करता है। इसका मतलब क्या है कि ये स्पेशली जो ब्रेन के जो कैपिलरीज हैं उनमें ऑक्लूजन होती है इन्फेक्टेड रेड ब्लड सेल्स के एग्रीगेट से। पी फैल्सिपेरम और किस तरह ये सीवियर इन्फेक्शन कॉज करता है, यहाँ पे हमारे पास एक्सटेंसिव हीमोलिसिस भी हो रहा होता है एंड किडनी डैमेज विद रिजल्टिंग हीमोग्लोबिन यूरिया। और हीमोग्लोबिन यूरिया की वजह से, अच्छा, ये हीमोग्लोबिन यूरिया जो है ये आगे चल के अक्यूट किडनी फेलियर भी कॉज कर सकता है। अच्छा, जब ये हीमोग्लोबिन यूरिया मिल रहा होता है ना तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसकी वजह से जो है पेशेंट्स की जो यूरिन है वो डार्क कलर की हो जाती है, और फिर हम उसके लिए एक टर्म यूज़ करते हैं ब्लैक वाटर फीवर। ब्लैक वाटर फीवर और ये सेरिब्रल मलेरिया, ये इसकी जो दो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं और ये आप लाजमी जहन में रखिएगा। मैं आपको इंपॉर्टेंट भी साथ साथ बताती जा रही हूँ। अब फैल्सिपेरम है वो हर एज ग्रुप के रेड ब्लड सेल को इन्फेक्ट कर रहा होता है, तो साथ साथ मैं आपको ये भी बताती जाऊँगी जो पी वाइवेक्स यानी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है वो सिर्फ रेटिक्यूलोसाइट के स्टेजेस को इन्फेक्ट कर रहा होता है, और जो प्लाज्मोडियम मलेरिया है वो सिर्फ मेच्योर रेड ब्लड सेल को इन्फेक्ट कर रहा होता है। इसी वजह से हमें पैरासाइटीमिया अदर जो प्लाज्मोडियम की स्पीशीज़ हैं उसमें हमें कम मिलती है, और जो पी फैल्सिपेरम है उसमें हमें ज़्यादा हाई लेवल ऑफ पैरासाइटीमिया मिल रहा होता है।
एक और इम्पॉर्टेंट जो इसमें बात है कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो प्लाज्मोडियम मलेरिया जो स्पीशी है वो जो फीवर कॉज कर रही होती है उसकी जो टाइमिंग होती है फीवर साइकिल की, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक सिंक्रोनाइज वे में मीरोसॉइड्स ब्लड में रिलीज हो रहे होते हैं और वो पीरियोडिक होता है जो कि सिम्टम कॉज कर रहा होता है। तो यहाँ पे जो फीवर साइकिल का जो टाइमिंग होते हैं वो 72 आवर्स होते हैं और इसीलिए इसको कॉटन मलेरिया कहते हैं, क्योंकि फीवर हर चौथे दिन आ रहा होता है। जो वाइवेक्स, फेल्सिपेरम और ओवेन है उसमें जो है फीवर की साइकिल 48 आवर्स की होती है। उसे हम टर्शियन मलेरिया कहते हैं क्योंकि उसमें ऑन एवरी थर्ड डे इट रीअकर्स। ठीक है, फर्दर ये डिवाइडेड है इनटू मैलिग्नेंट एंड बिनाइन मलेरिया। जो फेल्सिपेरम है उसके हम जो उससे जो मलेरिया होता है उसे हम मैलिग्नेंट कह देते हैं और जो वाइवेक्स और ओवेल से होता है उसे हम बिनाइन कह देते हैं। इंडिविजुअल्स विद द हेट्रोजाइगस ट्रेट ऑफ सिकल सेल नेचुरली दे आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मलेरिया, क्योंकि उनके जो रेड ब्लड सेल हैं ऑलरेडी उनके पास इतना कम ATPase होता है, उसकी एक्टिविटी इतनी कम होती है कि वो इतनी एनर्जी नहीं प्रोड्यूस कर पाते कि जो प्लाज्मोडियम है और जो पैरासाइट है उसकी ग्रोथ हो पाए उनके रेड ब्लड सेल में। तो नेचुरली इस तरह वो प्रोटेक्टेड होते हैं। होमोजाइगस सिकल सेल अनीमिया के पेशेंट्स भी होते हैं, लेकिन अमूमन वो इतना मतलब उनकी लाइफ इतनी नहीं हो पाती कि वो उनको ये बेनिफिट लाइफ में देखने को मिले। इसके अलावा G6PD ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी के जो पेशेंट्स हैं वो भी इसके सीवियर इफेक्ट से प्रोटेक्टेड होते हैं फेल्सिपेरम के। और ये स्पेशली उन एरियाज़ में, ट्रॉपिकल एरियाज जहाँ पे मलेरिया इंडेमिक है ना, वहाँ पे एक्स लिंक्ड ये हीमोग्लोबिनोपैथी G6PD डिफिशियंसी हमें ज़्यादा मिलती है। P वाइवेक्स है उसमें एक होता है डफी ब्लड ग्रुप एंटीजन। जो डफी ब्लड ग्रुप एंटीजन है वो उस प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का रिसेप्टर होता है। तो क्या होता है कि होमोजाइगस रिसेसिव पीपल होते हैं जो कि वो एंजाइम जो इस प्रोटीन को बना रहा होता है वो उसके होमोजाइगस रिसेसिव होते हैं, जिसकी वजह से वो P वाइवेक्स इन्फेक्शन के रेजिस्टेंट होते हैं नेचुरली। ये तो पता है कि मॉस्किटो बाइट से मलेरिया ट्रांसफ़र होता है, लेकिन अक्रॉस प्लेसेंटा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और IV ड्रग यूज से भी मलेरिया ट्रांसमिट हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक टर्म लिखी है प्रीम्यूनिशन। तो इसमें यह है कि अगर एक पर्सन को कभी लाइफ में मलेरिया हुआ था तो उसके पास एक ह्यूमोरल जो हमारी इम्यूनिटी है उसके थ्रू उसके पास एंटीबॉडीज़ ब्लड में होंगी मौजूद। तो जब उसे दोबारा कभी मलेरिया हो रहा होगा तो उसका जो उसमें उसके पास जो एंटीबॉडीज़ मौजूद थी वो मीरोजॉइड्स को, रेड ब्लड सेल को इन्फेक्ट करने से रोकेंगी, जिस वजह से उस पेशेंट में जो है वो लो ग्रेड सिम्टम्स होंगे और लो लेवल ऑफ पैरासाइटीमिया हमें नज़र आएगा। उस कंडीशन को हम कहते हैं प्रीम्यूनिशन। बाकी अगर हम इसकी एपिडेमियोलॉजी का जिक्र करें तो ये एक तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया जिसमें एशिया, अफ्रीका, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपको आइडिया होना चाहिए ये वाली बात। अमेरिका में ऐसा सच ये एंडेमिक नहीं है, लेकिन वहाँ पे उन लोगों को हो जाता है जो कि एक तो इमिग्रेंट्स हैं जो कि किसी एंडेमिक एरिया से आए हैं और साथ में इन्फेक्शन लेके आ गए हैं, या फिर वो लोग जो कि कीमोफाइलेक्सिस के बगैर किसी ऐसे एरिया में ट्रैवल कर लेते हैं, उनमें ये हो जाता है। अलावा कुछ ऐसे रीजन्स हैं जैसे साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ अमेरिका है, ईस्ट अफ्रीका है, और वहाँ पे जो है क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स हैं ऑफ P फेल्सिपेरम की। अगर वो वहाँ से कोई वापस आया है ऐसे एरिया से और वो फेब्राइल है यानी उन्हें फ़ीवर हो रहा है, इस तरह की इलनेस हो रही है, तो आफ्टर वहाँ से आने के बाद 3 साल तक अगर इस तरह की कोई भी उनको कंडीशन डेवलप हो रही है फ़ीवर की, तो उन्हें सीरियस लेना चाहिए कि ऐसा ना हो वो लाइफ थ्रेटनिंग लिमिट पे पहुँच जाए और पर्सन को बहुत ज़्यादा सीवियर लेवल का मलेरिया ना हो जाए। तो दे शुड बी केयरफुल।